नमस्कार, मैं पुनीत पाठक हूं और आपसे खबर बेबाक में मिलता हूं खबरों के बेबाक विश्लेषण के साथ। आज साहब ऐतिहासिक दिन है और बड़ा महत्व का भी दिन है। एक तो आज गणेश चतुर्थी है। आपके घर में, परिवार में, आसपास गणपति जी विराजमान हो रहे हैं, तो सबको गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन साथ ही साथ आज श्री गणेश हुआ है एक नए अध्याय का। सारे देश ने देखा है कि कैसे प्रधानमंत्री ने अपनी अगुवाई में पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की तरफ पदार्पण किया है। और नए संसद भवन में घुसने के बाद में सबसे पहले एक ऐसे बिल को पेश कर दिया जो तकरीबन कई दशकों से लटका हुआ था और 27 साल के बाद इस विधेयक को सदन में लाया गया। ये जुड़ा हुआ है देश की आधी आबादी से, महिलाओं से। तो आज का पूरा विश्लेषण, आज की पूरी चर्चा और बहस जो इससे जुड़े बहुत सारे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन से हमको और आपको परेशान करते रहे हैं, उनका जवाब देने की कोशिश इस एक छोटे से वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो जैसा मैंने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। कल संसद के पुराने भवन से प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था, आज नए भवन से ये कहते हुए संबोधित किया कि इंसान जैसा चाहता है, जैसी मनोवृत्ति रखता है, वैसा ही वो अपने आसपास की चीज़ों को आकार दे सकता है। और इसी के तहत उन्होंने अपनी सरकार की तरफ से देश में 128वां संविधान संशोधन पेश किया, महिला आरक्षण बिल के तौर पर। इस महिला आरक्षण बिल, जो कि देश के संविधान का 128वां संशोधन है, इसे नाम दिया है नारी शक्ति वंदन विधेयक। अब सबसे पहली बात यह कि इस विधेयक को लेकर, इस बिल को लेकर क्या क्या पेचीदगियां हैं। शर्त यह है कि लोकसभा, राज्य की विधानसभा, इन सभी में जितने भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको इसके दायरे में लाया जाएगा और 33% सीटें रिजर्व की जाएंगी महिलाओं के लिए। यानी अगर हम केवल लोकसभा की बात करें, वहां 543 कुल सीटें हैं, तो 543 में से इस रिजर्वेशन के लागू हो जाने के बाद, इन संशोधन के कानून की शक्ल लेने के बाद 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। दूसरी बात जो सबसे बड़ी पेचीदगी है कि क्या 2023 और 24 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इसको लागू कर पाएगी या कोई भी सरकार लागू कर पाएगी, क्या बीजेपी इसका लाभ उठा पाएगी? ये बहुत दूर की बात है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी ये विधेयक केवल पेश हुआ है। अभी इसे पहले लोकसभा में पास करना है, इसके बाद फिर इस पर राज्यसभा में मोहर लगवानी है, और वो भी 2/3 बहुमत से, क्योंकि ये संविधान का संशोधन है। और चूंकि ये विधानसभाओं से जुड़ा हुआ है, तो इसमें यह भी बहुत आवश्यक होगा कि देश के आधे से अधिक राज्यों में इसकी सहमति हो, तभी ये संविधान संशोधन पूरी तरह से कानून की शक्ल ले पाएगा। अगर ऐसा हो पाया तो क्या 23-24 में इसका अंतर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बिल में साफ तौर पर उल्लेखित है कि यह संविधान संशोधन पारित हो जाने के बाद जो पहला परिसीमन होगा, इसके बाद में उसका लाभ मिलना शुरू होगा। अब परिसीमन मतलब सीटों को, देश में जो लोकसभा की या बाकी की सीटें हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनको जनसंख्या, पॉपुलेशन के आधार पर या अलग अलग आधार पर हम परिसीमित करते हैं, उनकी बाउंड्री फिर से डिसाइड करते हैं। और ये काम तब हो पाता है जब देश की नई जनसंख्या का आंकड़ा हो, यानी जनगणना हो। और साल 2021 में कोविड की वजह से जनगणना हो नहीं पाई। अब ये जनगणना जब होगी तो जनगणना के बाद में फिर परिसीमन होगा, और जब परिसीमन होगा तभी इस बिल के लागू हो जाने के बाद इसका लाभ महिलाओं को मिलेगा। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 2023-24 में कतई इस विधेयक का कहीं कोई भी असर न सीटों पर, न सीटों के गणित पर, न रिजर्वेशन के तौर पर महिलाओं को होने वाला है। लेकिन चूंकि संविधान संशोधन है और हमने कहा कि अगर पहले तो इसे पास होना आवश्यक है, और पास करने के लिए इसका लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास होना, और फिर आधे से अधिक राज्यों में, चूंकि राज्यों पर भी विधानसभाओं में लागू होना है, तो वहां की सहमति का होना, आधे से अधिक राज्यों की सहमति को होना भी जरूरी है, और केवल चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर लागू होगा। इसलिए ना तो ये राज्यसभा की सीटों पर लगेगा और ना ही राज्यों की विधान परिषद, जहां जहां भी विधान परिषद हैं, उन पर ये विधेयक लागू होगा या उनका रिजर्वेशन वहां लागू होगा। आम चुनाव से पहले जनगणना परिसीमन संभव नहीं है, और इसीलिए 2029 के लोकसभा चुनाव या उसके पहले ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं दिख रही है। 2026 में परिसीमन हो सकता है, और 2026 में जब परिसीमन होगा
तभी इस विधेयक के पास हो जाने के बाद इसका लाभ महिलाओं को मिलना शुरू होगा। अब इसके इतिहास के बारे में भी थोड़ा जान लें, क्योंकि आज हमने देखा था कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने बोलना समाप्त किया, विपक्ष की तरफ से वरिष्ठ सांसद हैं और नेता हैं अधीर रंजन चौधरी साहब, उनको बोलने का मौका मिला। और अधीर रंजन चौधरी साहब ने इसमें कहा कि दरअसल इसकी शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सरकार के समय कर दी थी और फौरन इस बात पर आपत्ति ली थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए, ये वो विधेयक नहीं है, बल्कि एक नए सिरे से हम एक नया विधेयक लाएं, एक नया बिल लाएं। तो जरा इसके इतिहास पर भी आप नजर डालें कि सबसे पहले बात शुरू कहाँ। तो ये बात कांग्रेस और बीजेपी की सरकार के बहुत पहले सन 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने के लिए एक समिति बनी थी। उस समिति ने इस बात पर बल दिया कि महिलाओं को जब तक आप आरक्षण नहीं देंगे, रिजर्वेशन नहीं देंगे, तब तक वो आगे आकर नीति निर्धारण में अपनी भूमिका नहीं निभा सकती। यानी उनको लोकसभा में या विधानसभाओं में या किसी भी चुने हुए पैटर्न के ऊपर जब आप चुनाव कराते हैं तो उसमें आपको रिजर्वेशन देना चाहिए। इसके बाद इनिशिएट किया 1996 में पहली बार अटल जी के कार्यकाल में महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया गया, लेकिन सरकार आंकड़े नहीं जुटा पाई। एक आंकड़ा इस बारे में यह भी है कि उन्होंने लगातार इसके बारे में एक नहीं कई प्रयास किए। 3 दशक से ये पेंडिंग रहा है, तकरीबन 27 साल से ये पेंडिंग है। 2010 में ये बात सत्य है कि मनमोहन सरकार इसको लाई थी और लाने के बाद में राज्यसभा में इसको पास भी करवा लिया, लेकिन ये लोकसभा में पेश ही नहीं हो पाया। क्यों पेश नहीं हो पाया? क्योंकि उस समय जो सरकार चल रही थी वो दरअसल यूपीए की थी, एक साझा सरकार थी और यूपीए के 2 घटकों ने इसका भारी विरोध किया था। वो थे समाजवादी पार्टी और लालू प्रसाद यादव की राजद। और इन दोनों ने यह कहते हुए विरोध किया था कि इससे तो केवल शहरी महिलाओं को लाभ मिलेगा, ग्रामीण महिलाओं को तो लाभ मिलेगा नहीं। और ये लाभ तब मिलेगा जब आप रिजर्वेशन के अंदर एक रिजर्वेशन देंगे। एसटी, एससी और ओबीसी, स्पेशली ओबीसी को लेकर उनका यह कहना था कि ओबीसी कोटे के तहत आप इसमें रिजर्वेशन के अंतर्गत रिजर्वेशन तय करें, तब हम इसका समर्थन करेंगे। और उनके विरोध को देखते हुए तब की केंद्र सरकार ने यानी मनमोहन सरकार ने यह जोखिम नहीं लिया और यह केवल राज्यसभा से पास हुआ और वहीं अटका रह गया। इसीलिए तब से लेकर यानी साल 2010 के बाद में अब 2023 में आकर के इसके ऊपर फिलहाल बातचीत शुरू हुई है, बहस शुरू हुई है। एक और बात ये आपको बता दें कि जो कुछ भी आज सदन के भीतर हुआ है, इसमें 3 बातें पूरी तरह से स्पष्ट हैं कानून के कई जानकारों से बातचीत के बाद में, कि ये बिल अगर पास होता है और इसके बाद में फिर जैसा हमने आपको बताया जनगणना और जनगणना के बाद में फिर अधिसूचना जारी होने के बाद जब पूरे तरीके से परिसीमन किया जाएगा और अगर इस पर सारे राज्य सहमत होते हैं और इसका लाभ दिखना शुरू होता है, तो इसके बहुत सारे गणित लगाए जा रहे हैं कि कुछ राज्यों में परिसीमन का क्या आधार होगा, बाकी के राज्यों में परिसीमन का क्या आधार होगा, क्या केवल पॉपुलेशन के आधार पर आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसे मोटे तौर पर अगर हम समझें तो किसी भी सदन में जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का है उसका 33% हिस्सा, 100 में से 33 जितनी भी संख्या होगी उनके आधार के ऊपर वहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। ये एक बहुत अच्छा कदम है, मोस्ट अवेटेड कदम है। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद अमृत काल में अगर सरकार इसे वाकई करवा पाती है तो नरेंद्र मोदी जी की एक बात को भी मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि इस बिल को बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, लाने की कोशिश की, अटल जी ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन शायद ये मेरी किस्मत में लिखा है कि मेरे हाथों ये काम महिलाओं के लिए हो। तो वाकई ऐसा हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो वाकई एक इतिहास उनके नाम पर दर्ज हो जाएगा। आपको हम बता दें कि मोदी जी ने एक जो बात की थी, इसी से मैं अपने वीडियो को ख़त्म करूंगा। उन्होंने कहा है कि अभी भी आपके हमारे पास में मौका है। संसद में वो कह रहे थे, यानी सांसदों से कह रहे थे कि अभी भी आपके हमारे पास में मौका है। कौन किस पक्ष में बैठेगा, कौन सत्ता पक्ष में बैठेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा, ये आप और आपका काम खुद ही तय करने वाला है। आज आप जो कर रहे हैं उसी से डिसाइड होगा। यद भावम तद भवति, ये कहकर उन्होंने दरअसल निशाना विपक्ष पर साधा कि आप सही चीज़ों का साथ दें। वैसे प्रधानमंत्री जी जो भी कहते हैं, सरकार जो भी करती है, मोदी शाह की जोड़ी जो भी जिस भी अंदाज में काम करती है, उसमें सरप्राइज एलिमेंट बहुत होता है। तो आज कितना सरप्राइज और कितना शौक विपक्ष के नेताओं को लगा, ये तो खैर वही जाने। लेकिन अगर ये हो जाता है तो वाकई देश में एक इतिहास होगा और इतिहास में आज की तारीख एक नहीं 2 कारणों से दर्ज हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइएगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।